हो गया। तो चलिए साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सब आवाज चेक करके बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल पा रही है कि नहीं, वीडियो आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आवाज मिल पा रही है, वीडियो आप सबका प्रॉपर चल रहा है। आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्न आपके भाषा विज्ञान से रिलेटेड है। भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? किसके आधार पर बताना है? क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कि हिंदी की सबसे बड़ी बोली आपकी कौन। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शंस हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। फटाफट बताइएगा। क्षेत्रफल के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? इसमें ऑप्शन जो है उसी में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल अगर देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके ब्रजभाषा का है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस भाषा का है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपके ब्रजभाषा का है। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ब्रजभाषा वास्तव में है क्या। ब्रजभाषा किस यहां पर ब्रज जो शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो कहां मिलता है? तो ब्रज शब्द का पहला प्रयोग कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, जितने लोग आए हैं फटाफट लाइक कर दें। पुष्पा, सुप्रिया और धर्मेंद्र, सविता, सोनम, अरुणदीप, फटाफट आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और जवाब दीजिए। एक नोटिफिकेशन डाल दीजिए ऐप पर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ब्रज शब्द की। ब्रज शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। मवेशियों के लिए चारागाह, मवेशियों के लिए चारागाह, आश्रय स्थल, ये जो इसका अर्थ निकल के आता है वो यही आता है कि जो मवेशी हैं उनके लिए जो चारागाह है और उनके लिए जो आश्रय स्थल है। और ब्रज शब्द का पहला प्रयोग कहां मिलता है? वह मिलता है ऋग्वेद में। किस रूप में मिलता है? इसी रूप में मिलता है। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी थोड़ी जगह बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही विकसित भाषा है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग इसे बोलते हैं? तो 16 लाख लोग। 16 लाख लोग इसे बोलते हैं, 2011 की जनगणना ये कहती है। ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और विक्रम की 13वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, धौलपुर जिलों में ये बोली जाती है। ठीक है,
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्ध ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि विशुद्ध ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है। तो विशुद्ध ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, तो तीनों जो है यह विशुद्ध ब्रजभाषा का क्षेत्र है। आगरा भी है, मथुरा भी है और अलीगढ़ भी है। इसका मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसके अनुसार बंगला, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ में ही ब्रज का प्रयोग होता है? यहां पूछा गया है किसके अनुसार। ठीक है, तो अगरचंद नाहटा ये एक भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि इसका प्रयोग बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात और काठियावाड़ में प्रयोग होता है, जो कि आज सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट, ब्रज भाषा को बंगाल में क्या कहते हैं? ब्रज भाषा को बंगाल में क्या कहते हैं? देखिए, ब्रज भाषा जो है ग्रामीण भाषा है, मथुरा से लेके भरतपुर तक ये बोली जाती है और ये मध्य दोआब के जिलों की प्रधान भाषा है। भरतपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, पावल, कासगंज और फिर ये बदायूं, बरेली से होते हुए नैनीताल के तराई उत्तराखंड, उधम सिंह नगर तक चली जाती है। राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भरतपुर, धौलपुर, हिंडौन सिटी में भी ये बोली जाती है। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव है, जहां फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में भी इसका काफी प्रभाव मिलता है। प्रश्न यहां पर है कि ब्रजभाषा को बंगला में क्या कहते हैं? ब्रजभूमि कहते हैं, ब्रजबुली कहते हैं, या कुछ और नाम इसको दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजबुली। अब ब्रजबुली के नामकरण करता कौन है, यानी ब्रजबुली नाम दिया किसने, ये आपको बता कि ब्रजबुली नाम किसके द्वारा दिया गया है। आप में से कई लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके बताएं कि ब्रजबुली का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, विभिन्न भाषाओं का नामकरण किया गया है, तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रजबुली का नामकरण किसने किया है? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने, राइट आंसर होगा चंद्र गुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट, भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों की बोली को क्या कहते हैं? किसके आसपास? भरतपुर। राहुल सांकृत्यायन ने नहीं कहा था, गलत जवाब मत दो। यहां मैंने यह भी आपको बताया था, कौरवी राहुल सांकृत्यायन, ब्रजबुली ईश्वरचंद, राजस्थानी ग्रियर्सन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब प्रश्न है कि भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? भरतपुर के आसपास, तो भरतपुर के आसपास की एक क्षेत्रीय बोली है डोंगी। क्या नाम है उसका? डोंगी नाम है। ब्रजबुक, भूमि, बुक्सा और अंतर्वेदी नहीं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डोंगी। नेक्स्ट, नैनीताल के तराई क्षेत्रों में ब्रज भाषा को क्या कहते हैं? नैनीताल के तराई क्षेत्रों में ब्रज भाषा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, तो बा से ब्रज भी है और बा से है बुक्सा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल के तराई क्षेत्रों में ब्रज भाषा को बुक्सा नाम देते हैं। क्या देते हैं? बुक्सा, जो कि वहां की एक क्षेत्रीय बोली है। नेक्स्ट, एटा, मैनपुरी, पीलीभीत, बरेली की बोली को क्या कहते हैं? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वेदी। अंतर्वेदी, ठीक है, यह भी उसी का एक भाग है, यानी ब्रज का ही एक भाग है, लेकिन वहां पर ये एटा, मैनपुरी, पीलीभीत, बरेली में अंतर्वेदी के नाम से जानी जाती है।
उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र वहां बुक्सा के नाम से जानी जाती है, और राजस्थान के क्षेत्रों में जहां ये बोली जाती वहां इसको डोंगी कहा जाता है। ठीक है, यानी ब्रजभाषा का ही ये रूप है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये बोली जा रही है। ब्रज बोली, डोंगी, बुक्सा, अंतर्वेदी, सीकरवाणी किस बोली के अन्य नाम है? अब देखिए, वहीं से ये प्रश्न फिर से आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के ही ये नाम है, चाहे वो खड़ी बोली कहिए, चाहे ब्रजभाषा कहिए, चाहे ब्रजभाषा कहिए, चाहे ब्रजबुली कहिए। ये बंगाल में है, डोंगी राजस्थान में, बुक्सा उत्तराखंड में, अंतर्वेदी एटा बदायूं इत्यादि में, सीकरवाणी बोली के अन्य नाम हैं, यानी किसके हैं? ब्रजभाषा के। अगर आप सबको नए प्रश्न ये सब लग रहे हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट। अगर ये सारे प्रश्न आपको नए लग रहे हो कि हाँ सर ये नए प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, मजा दे रहे हैं, तो आप एक बार लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर ग्वालियर के भागों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? प्रश्न है, धौलपुर ग्वालियर के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? देखिए, पिछली जो बात थी उसमें हमने सब कुछ जोड़ लिया था, एक चीज छोड़ दिया था। अंतर्वेदी भी हम लोग जान गए थे कि अंतर्वेदी कहां बोली जा रही, मैनपुरी एटा इत्यादि में। बुक्सा हम लोगों ने देख लिया उत्तराखंड में। ब्रजभूमि तो ये कोई नाम ही नहीं है। सीकरवाणी ये छूट गई। तो धौलपुर ग्वालियर के भागों में जो बोली जाती है उसको सीकरवाणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? सीकरवाणी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रजभाषा है? देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर बहुत सारे मत देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे मत देखने के लिए मिलते हैं। कोई इसे डिंगल कहता है, कोई इसे पिंगल कहता है, लेकिन यहां पूछा गया है कि ब्रजभाषा किसने माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे ब्रजभाषा माना है। अगर आपसे संपूर्ण आदिकाल की भाषा पूछी जाए कि आदिकाल की कौन सी भाषा है, आपसे शैली नहीं पूछ रहा हूं, अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि आदिकाल की भाषा कौन सी है, तो आदिकाल की एक भाषा है। कौन सी भाषा है? आपकी ब्रजभाषा है। ठीक है, इसी तरीके से रीतिकाल में आप चले आइए। रीतिकाल में भी अगर एक भाषा पूछा जाए तब भी आपकी ब्रजभाषा है, और फिर आपसे पूछा जाए कि भक्तिकाल की कौन सी भाषा है, तो ब्रज और अवधि दोनों है। यानी मध्यकाल तक ब्रज भाषा की बहुत बड़ी पकड़ थी। ब्रज भाषा की बहुत बड़ी पकड़ थी, यानी कविता पर भी इसकी बड़ी पकड़ थी और गद्य पर भी पकड़ थी। तो ज्यादा पकड़ इसकी जो थी वह काव्य पर थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाए। किसके अनुसार भिखारी दास ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया? किसके अनुसार भिखारी दास ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया? किसके अनुसार? तो यहां पर भी धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि सबसे पहले ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो भिखारी दास ने किया। किसने किया था? भिखारी दास ने किया। ये राइट आंसर। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की भाषा क्या थी? अभी भी हम लोगों ने बात किया। तो कृष्ण भक्ति धारा की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। लेकिन भक्ति काल में जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास, तो तुलसीदास का राम काव्य जो है वह किस भाषा में आपको मिलता है? अवधि में। लेकिन सारा कुछ अवधि में नहीं मिलता, ब्रज में भी इन्होंने लिखा है। तो तुलसीदास जी जब सूरदास से मुलाकात करते, उनसे प्रभावित होकर भी इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखा, तो उसकी भाषा ब्रज कर दी। अब इनकी जितनी रचनाओं में पत्रिका, वली, जिन रचनाओं के अंत में पत्रिका है और जिन रचनाओं के अंत में वली है, वो सभी रचनाएं किस भाषा में हो जाती है? ब्रज भाषा में हो जाती हैं। जैसे विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई। तो ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर ब्रज भाषा हो जाए।
किस काल को ब्रज साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस काल को, बताइए, स्वर्णिम काल कहा जाता है? अभी भी हमने बताया आपको कि आदिकाल पर ब्रज भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन देखिए आदिकाल को अगर हम मैप पे देखा चाहे और महसूस करना चाहें आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को अगर हम मैप पर महसूस करना चाहें तो ये जो पूरब क्षेत्र इसको मान लेते हैं, इसको पश्चिम क्षेत्र मान लेते हैं, इसको उत्तर क्षेत्र मान लेते हैं और इसे दक्षिण क्षेत्र मान लेते हैं। तो आदिकाल का जो पूरा साहित्य है वो लगभग जो ये मध्य देश है, कौन सा देश है? मध्य देश। मध्य देश का मतलब है कि राजा सूरसेन का जनपद। किसका जनपद? सूरसेन का जनपद। सूरसेन का जो जनपद है जिसे सौरसेनी नाम दिया गया, राजा सूरसेन का जो जनपद है जिसे सौरसेनी नाम दिया गया, यहीं से लगभग इसकी शुरुआत होती है। किसकी? आदिकाल के साहित्य की। तो आदिकाल में आपको जो यहां से शुरुआत होती है वो ब्रज से शुरुआत होती है, लेकिन ये इधर बढ़ते 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 पश्चिम में पहुंच जाता है। कहां? राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत सारा साहित्य आपको राजस्थानी से प्रभावित मिलता है और यही पश्चिमी सीमा और आगे बढ़ती है। तो जो लोग कभी राजस्थान गए वो जानते होंगे कि राजस्थान से जुड़ा हुआ क्षेत्र पड़ता है किसका? गुजरात का। तो राजस्थान के और पश्चिम में जब जाते हैं तो गुजराती भाषा आ जाती है। यानी आदिकाल के साहित्य पर 90% जिसका प्रभाव था वो मध्य देश का था, यानी ब्रज भाषा का था। उसके आगे थोड़ा सा और बढ़े पश्चिम में तो राजस्थानी का भाग था, और उसके थोड़ा सा पश्चिम में बढ़े तो गुजराती का भाग था। थोड़ा बहुत जो है वो जो रह गया वो क्या रह गया था आपका? ये मध्य देश के बाद अर्धमागधी वाला क्षेत्र, यानी जहां पर अर्धमागधी क्षेत्र कौन सा है? ये आपका अयोध्या से लेके इलाहाबाद, प्रयागराज, और उसके बाद कौन सा? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो यहां पर इलाहाबाद से मध्य प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि जहां से बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, आल्हा वाला क्षेत्र है, यानी जगनिक का काव्य देखिए। तो आदिकाल में जगनिक को अगर छोड़ दें, जगनिक को छोड़ दें और फिर जैसे जैसे पूर्व में चलेंगे आदिकाल में भाषा में थोड़ा क्या होगा, भाषा में क्या करिए, रिजवान जी राजस्थान गए हैं तो आप एकदम से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको यात्रा करवा रहा हूं, आंखें बंद करिए और यात्रा करिए और पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप जगनिक को चले आइए तो यहां पर क्या है? बुंदेली का प्रभाव है, पूर्वी में इसका प्रभाव है। अब जैसे आप यहां जगनिक के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मतलब आपका पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं। पूर्वी में जैसे और चलेंगे तो सिद्धों का प्रभुत्व हो जाता है। कौन आ जाते हैं? सिद्ध आ जाते हैं। और इधर जो है आपके नाथ आ जाते हैं। तो जो सिद्ध हैं आप इनको देखेंगे कि ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो वो सब ऊपर से मतलब बहुत प्राचीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई पाली का प्रयोग कर रहा है। नाथ आप देखिए यहां पर, तो ये किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो ये लगभग खड़ी बोली क्षेत्र का प्रयोग है। आप नाथों की भाषा में देखेंगे तो खड़ी बोली का बहुत प्रभाव मिलेगा। आप सोचेंगे यार नाथ इतना पुराने थे और खड़ी बोली का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये राजा सूरसेन के जनपद से राजस्थान और गुजरात तक फैले हुए थे, तो इसकी वजह से इनकी भाषा में खड़ी बोली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और इन्होंने यात्राएं बहुत ज्यादा की क्योंकि ये निकले तो पूरब से यानी सिद्धों के क्षेत्र से, यानी बिहार उड़ीसा असम के आसपास ये सिद्ध रहते थे। इन्हीं सिद्धों से ही नाथों का जन्म हुआ। तो सिद्धों में से ही कुछ लोग निकले और ये यात्रा करते 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 कहां पहुंच गए? मध्य देश में, फिर सूरसेन के जनपद में, फिर राजस्थान में, फिर गुजरात में। तो इनके यहां पंचमेल भाषा का प्रयोग होने लगा। पंचमेल हो गई इनकी भाषा, किनकी? नाथों की भाषा। जैन जो थे ये अर्धमागधी भाषा का प्रयोग करते थे। किसकी? अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग करते थे। इनकी ज्यादातर रचनाएं उसी में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहां पर
ये पूरा आप मैप के जरिए इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। सर मेरा नाम, अच्छा रिजवाना परवीन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो रिजवान ही कह देता हूं तो क्या दिक्कत है। हाँ लेकिन ये है कि मैंने कहीं पढ़ा है गुजरात, सॉरी उर्दू तो मेरा एमए जब मैं कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो स्पेशल पेपर एक होता है कि एक पेपर आपको चौथे सेमेस्टर में चुनना होता, तो मैंने उर्दू चुना था। तो मुश्ताक अली सर पढ़ाते थे मुझे उर्दू, तो वो बताते थे कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। और यहां एक टाप प्रत्यय है, संस्कृत का एक टाप प्रत्यय है, वो स्त्री प्रत्यय है। तो अगर किसी पुरुष शब्द के पुल्लिंग शब्द में वो टाप प्रत्यय लग जाए तो वो शब्द स्त्री बन जाता है। जैसे आप अज शब्द देखिए, तो अज का मतलब होता है बकरी, बकरा। ठीक है, अज का मतलब बकरा होता है। लेकिन इसी में अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ दें तो यह शब्द बन जाता है अजा, और अजा का मतलब क्या हो जाता है, बकरी हो जाता है। वैसे रिजवान शब्द है तो रिजवाना हो जाता है, तो यहां पर तुरंत मामला बदल जाता है। चलिए, ठीक है, क्षमा करिएगा मैं रिजवान बार बार कहता हूं, कोई बात नहीं है, बस एक प्रत्यय का ही अंतर है। ठीक है, चलिए, तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। किस काल को ब्रज साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो एक चीज तो हम इसलिए आपको ग्राफ के माध्यम से समझा रहे थे कि जो आदिकाल था वहां पर स्वर्णिम काल क्यों नहीं हो सकता ब्रज भाषा का, क्योंकि उसमें कई भाषाओं का संघर्ष था, इस वजह से उसको हम नहीं मान सकते। अब यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका रीतिकाल हो जाएगा। ठीक है, समझ में होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? फटाफट बताइए। प्रथम विभाजन, देखिए भारतीय आधुनिक भाषाओं का प्रथम विभाजन जो किया वो हार्नले महोदय ने किया है। किसने किया है? प्रथम वर्गीकरण, प्रथम विभाजन हार्नले महोदय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रामाणिक वर्गीकरण किया? कैसा वर्गीकरण किया? तो प्रामाणिक वर्गीकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, या हांडले महोदय ने? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रामाणिक तौर पर किसने विभाजन प्रस्तुत किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषाओं के विषय में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको अभी मैं आपको बता देता हूं। अब सबसे पहला विभाजन किसने, पिछले प्रश्न से ही जोड़ते हैं, किसने किया था सबसे पहला विभाजन? हार्नले महोदय ने किया। हार्नले महोदय ने भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को चार भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया था? चार भागों। अब यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, याद करना है कौन कौन सा विभाजन इन्होंने प्रस्तुत किया था, वो देख लेते हैं फटाफट। हार्नले महोदय का विभाजन देख लेते हैं। सबसे पहला, पूर्वी गौड़ियान, पूर्व याद रखिएगा। पश्चिमी गौड़ियान, पश्चिम याद रखिएगा। उत्तरी गौड़ियान, उत्तरी याद रखिएगा। और दक्षिणी गौड़ियान, ये आपको याद रखना है।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गोड़, गौड़ शब्द से इन्होंने लिया है गौड़ियान। अब पूरब में कौन कौन से राज्य हैं ये याद रखिए। तो पूरब में चलिए यात्रा करते हैं, कौन सी आएगी? एक तो हमारी पूर्वी हिंदी आ गई। चलिए और पूरब चलते हैं तो क्या आएगी? बंगाल आएगा, बंगाली। और चलिए असमिया, और चलिए उड़िया। तो जैसे जैसे हम पूरब में जाते हैं, यानी पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, बंगाली, असमिया और उड़िया, ये मागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। तो उन्होंने पूर्वी गौड़ियान के तहत पूर्व की जो भाषाएं हैं उनको दिया। अब इन्होंने पश्चिमी हिंदी, पश्चिम में कौन सा आएगा? पश्चिमी हिंदी आएगी। इसी के साथ साथ क्या आएगी? और पश्चिम में चलें, राजस्थान आ जाएगा, राजस्थानी। और पश्चिम में चलें, गुजराती आ जाएगी। ठीक है, तो पश्चिमी भी आ गई, गुजराती भी आ गई। और पश्चिम में चलें, सिंधी आ जाएगी। और पश्चिम में चलें तो लहंदा आ जाएगी। ठीक है, लहंदा। तो मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो एक बार ऐसे बोल के लिखा रहा था लहंदा, और किसी बच्चे ने क्या लिख लिया? लहंगा लिख लिया। और उसी तरह से उसने याद भी कर लिया लहंगा। और जब कोई टेस्ट आया तो उसमें वो ऑप्शन ढूंढने लगा लहंगे वाला। तो पूछा गया था कि भाई पश्चिमी गौड़ियान में कौन सी बोली आती है? उसने याद किया था लहंगा। अब वो लहंगा मिले कहां से? इनमें से कोई नहीं था, उसने टिक मार दिया। तो बाद में जब उसको ये चीज समझ में आई कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तब उसने पूरी क्लास सामने बताया कि सर मैंने लहंगा याद कर लिया था लहंगा के बदले। तो यहां पर गुजराती, सिंधी और लहंदा, इसी में आपको पंजाब का क्षेत्र भी मिल जाएगा, यानी कि पंजाबी आपकी इसमें आ जाती। अब उन्होंने कहा उत्तरी गौड़ियान, तो इसमें पहाड़ी बोली आपकी आ जाएगी, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। और दक्षिणी में आपकी केवल मराठी है। तो यहां पर समझिएगा कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी गौड़ियान में इन्होंने जो किया, इन्होंने दो तरह का शब्द प्रयोग किया, भीतरी आर्य और बाहरी आर्य। जो मध्य देश में हिंदी का प्रयोग कर रहे थे उनको भीतरी आर्य कहा, हार न लेने। और जो इसके बाहर थे मध्य देश के, उनको बाहरी आर्य कहा। तो भीतरी आर्य और बाहरी आर्य के हिसाब से भी उन्होंने इनका विभाजन किया। अब प्रश्न पे चलो, किसने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रामाणिक वर्गीकरण किया? अब यहां प्रश्न आती है कि प्रामाणिक वर्गीकरण किसने किया, यानी उस पर किसी भी व्यक्ति का कोई जोर नहीं है, अंतिम मान्यता उस पर मिली। तो जो प्रामाणिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो भोलानाथ तिवारी ने किया। किसने किया? तो राइट आंसर है भोलानाथ तिवारी। ठीक है, जो प्रामाणिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह भोलानाथ तिवारी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए लहंदा जो आपने पूछा है, लहंदा भी पंजाब की भाषा है। ठीक है, पंजाबी भाषा है, पश्चिम की भाषाओं के समूह में ये रखी गई है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान, खैबर पख्तून इत्यादि में बोली जाती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे भोलानाथ तिवारी की।
भोलानाथ तिवारी ने सबसे प्रामाणिक जो है वह प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी ने कितने आधारों पर इनको बांटा? तो 5 आधार पर इन्होंने विभाजन किया, जो आपको याद रखना होगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा। 5 भागों ने भोलानाथ तिवारी ने किसको बांटा? सबसे पहला उन्होंने कहा भैया सौरसेनी, यानी राजा सूरसेन के जनपद के आसपास, और इसे उन्होंने कहां पर रखा? मध्यवर्ती में रखा। तो अगर आप भारत के मध्य में देखें, भाषाओं के दृष्टि से, हिंदी भाषा के दृष्टि से भारत के मध्य में अगर देखेंगे तो आपको सौरसेनी यानी कि ये मथुरा का आसपास का क्षेत्र पड़ेगा। मागधी, अगर पूर्व में देखेंगे तो आपको मागधी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अर्धमागधी, तो अर्धमागधी क्या है? ये पूरब में भी नहीं है, पश्चिम में भी नहीं है, इसको इन्होंने मध्य पूर्वी कहा। क्या कहा? यह मध्य पूर्वी। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट, पहले जब आप रिचार्ज करवाते थे तो यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट के लिए अलग अलग रिचार्ज होता था, बहुत पहले, याद करिएगा। तो इसलिए अर्धमागधी किस क्षेत्र में आता है? मध्य पूर्वी के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्री, महाराष्ट्री जो है वह दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फिर आता है ब्राचड़ पैसाची, पैसाची, और ये जो आता है पश्चिमोत्तरी के अंतर्गत, पश्चिम, यानी पाकिस्तान वगैरह को अगर याद करेंगे आप, पंजाब को याद करेंगे तो ये पश्चिम में भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत उत्तर में भी आ जाएगा, दोनों दिशाओं में आपको मिल जाएगा। तो सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़, पैसाची, ये आपके भाग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किसमें किस किस भाषा को उन्होंने रखा है। तो सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही याद रखना है कि पहाड़ी को किस में रखा गया है। पहाड़ी अकेले ऐड है, बाकी सब कुछ वही है। गुजराती भी आपको मिल ही जाती है, और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, पराग, पा से पश्चिमी, राज से राजस्थानी, गु से गुजराती। तो पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती तो आ जा रही सौरसेनी में, लेकिन पहाड़ी को किसने जोड़ा है इसके अंतर्गत, ये याद रखना होगा। पहाड़ी को किसने जोड़ा है? भोलानाथ तिवारी ने जोड़ा है, ठीक है। बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया। तो इसमें भी आपको आसानी से याद रहेगा कि बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया ये आपके पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अर्धमागधी में केवल एक बोली आ जाती है, तो हम सब जानते हैं, पूर्वी हिंदी, यानी एबीसी, यानी कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़। महाराष्ट्री में केवल हमको क्या मिलेगा? मराठी मिलती है, केवल मराठी मिलेगी। और ब्राचड़ और पैसाची में हमें 3 मिलेगी, सिंधी, लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी। तो जो सबसे मान्य है विभाजन, वो भोलानाथ तिवारी का है। और भोलानाथ तिवारी ने कितने भागों में इसको विभाजित किया? तो 5 भागों में विभाजित किया है, ये आप याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं किसने उदीच्य, प्रातीच्य, मध्य देशी, प्राच्य, दाक्षिणात्य नाम से भी भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत। बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। किसने इसे इस रूप में वर्गीकृत किया है? उदीच्य, प्रतीच्य,
देखिए अब यहां दो दो नाम आपको मिलेंगे, दो दो नाम मिलेंगे, यानी उपयुक्त दोनों। दोनों कौन कौन से? तो आपके धीरेन्द्र वर्मा भी और सुनीति कुमार चटर्जी ने भी उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य और प्राच्य और दाक्षिणात्य, लेकिन इन दोनों ने 5 भागों में इसका विभाजन किया। उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशी, प्राच्य और दाक्षिणात्य, 5 भागों में दोनों लोगों ने विभाजन किया, लेकिन थोड़ी थोड़ा अंतर है। उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी को रखा, राजस्थानी, गुजराती, प्रतीच्य, मध्यदेशी में पश्चिमी हिंदी, प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, समिया, बांग्ला और दाक्षिणात्य में मराठी रखा। यह था सुनीत कुमार चटर्जी का। धीरेन्द्र वर्मा ने उदीच्य के अंदर सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा, प्रतीच्य के अंतर्गत इन्होंने गुजराती को रखा है। तो दोनों में प्रतीच्य का अंतर आता है। किसका अंतर आता है? प्रतीच्य। एक लोग राजस्थानी को रखते हैं और गुजराती को रखते हैं, और एक लोग गुजराती को इसमें जगह नहीं देते, केवल और केवल केवल और केवल गुजराती को ही जगह रख देते हैं, प्रतीच्य को, राजस्थानी को जगह नहीं देते। तो प्रतीच्य में दोनों का अंतर आ जाता है। किसके किसके बीच में? सुनीति कुमार चटर्जी ने प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती को रखा, और धीरेन्द्र वर्मा ने प्रतीच्य के अंतर्गत केवल गुजराती को रखा है। मध्य देशीय में सुनीत कुमार चटर्जी ने केवल पश्चिमी हिंदी को रखा था, और धीरेन्द्र वर्मा ने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी दोनों को रखा है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़े बहुत अंतर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट, सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित कीजिए। अब यहां वही हम देख रहे हैं सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार। उदीच्य के अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी सही है। प्रतीच्य के अंतर्गत गुजराती, राजस्थानी सही है। मध्य देश के अंदर पश्चिमी हिंदी सही है। प्राच्य के अंदर पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, असमी, बंगला, उड़िया सही है। और दाक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित करते हैं, तो ये उपयुक्त सभी आपका सही हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहां एक शब्द बार बार आ रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। लहंदा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पश्चिमी होता है। लहंदा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह शब्द होता है पश्चिमी, और यह मुल्तान, शिभाली, पेठावरी, हिंदकी, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है? बोलने वाले लोगों की संख्या तो कम ही है। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित करिए। उदीच्य, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच्य में गुजराती। अभी मैंने आपको बताया था कि धीरेन्द्र वर्मा में और सुनीति कुमार चटर्जी में यही एक बड़ा अंतर है, इन्होंने प्रतीच्य में केवल गुजराती को रखा, उन्होंने राजस्थानी और गुजराती दोनों को रखा था। मध्य देशीय में इन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखा है। ठीक है, प्राच्य में असमी, बंगला और उड़िया को रखा है। दाक्षिणात्य में मराठी को रखा है। इस प्रकार से उपयुक्त सभी राइट आंसर। हानले महोदय ने अपने भाषा का वर्गीकरण किस क्षेत्र के आधार पर किया? किस क्षेत्र के आधार पर किया? तो भारत में जितने भी भाषा वैज्ञानिक या बड़े लोग या अंग्रेजों को ही देख लीजिए, वो किधर से शुरुआत करते हैं? दक्षिण बंगाल से शुरुआत करते हैं, पूर्वी भारत से। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका बंगाल। हानले महोदय ने अपने भाषा का वर्गीकरण किस क्षेत्र के आधार पर किया है? तो बंगाल राइट आंसर। हानले महोदय के द्वारा किया गया भाषा वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सॉरी सुमेलित है, नहीं लिखा गया है। पूर्वी कोडियान अभी हमने बताया था, तो पूर्व में आपके पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, बंगला, समी, उड़िया जाएगा, राइट है।
पश्चिमी गोडियान, पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये भी राइट है। उत्तरी में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी एकदम राइट है। दक्षिणी में मराठी है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा वर्गीकरण का आधार अपभ्रंश को बनाया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अभी भोलानाथ तिवारी का भी वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया था। तो सौर श्रेणी में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती को रखा है। इसमें इन्होंने केवल एक चीज ऐड किया है, पहाड़ी को, बाकी लोग पढ़ते ही हैं। मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी को रखा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगध में यानी पूर्वी क्षेत्र में। अर्धमागधी में केवल पूर्वी हिंदी है, यह भी ठीक है। सबसे ज्यादा प्रामाणिक इन्हीं का माना जाता है। महाराष्ट्री में मराठी एकदम सही है। और ब्राचड पैसाची में सिंधी, लहंदा और पंजाबी आ जाती है। तो इस प्रकार से यह भी इनका सभी सही है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है नेक्स्ट डे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब नहीं देखते, मैं देखता हूं आप सब बहुत आलसी हैं। तो आप 1 घंटे बाद या कल सुबह तक कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के जाके कमेंट करिएगा कि हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं। देखिए, बहुत क्रिटिकल सवाल है। मैं आपको बता दूं, 17, 18 और 19 ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ध्यान रखिएगा, 17 बोलियां भी सही हैं, 18 बोलियां भी सही, 19 बोली भी। लेकिन हिंदी का स्टूडेंट होने के कारण आप सबको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आने लगी आवाज? आने लगी आवाज? चलिए, तो आपको 17, 18, 19, क्योंकि 17 भी सही, 18 भी सही, 19 भी सही है। अब आने लगी होगी। 17, 18, 19 में एक आपको टिक करना होगा और दूसरा आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? आज के ही समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि आज के समाचार पत्रों में यह न्यूज निकली थी कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या में 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक है, अब देश में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई? तो भारत में अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाएं हैं। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 17, 18, 19 में आपको एक सही जवाब देना। ठीक है, अब ये 11 देश में हो गई। अब कौन कौन सी जोड़ी गई? असमी, बंगाली, मराठी और पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और इसके पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि किस भाषा को दिया गया था। तो फारसी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला, ये इतनी भाषाएं हैं। 3, 2, 5 भाषाएं और एक इसमें है असमिया। ठीक है, तो ये इतनी भाषाएं हैं जिनको इस साल शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला।
मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। फारसी को बहुत पहले मिल गया था। कल जो है इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये शास्त्रीय भाषाएं हो गई। तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई। ठीक है, अब भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? यह भी मैंने आपको बताया था। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। शास्त्रीय भाषा, पहली शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया था? तो सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वह थी तमिल। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो कौन सी थी? तमिल थी 2004 में। और तमिल के बाद संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तमिल के बाद तेलुगु को 2008 में, संस्कृत के बाद तेलुगु को 2008 में, और फिर कन्नड़ भाषा को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया भाषा को 2014 में संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? वो तमिल है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी जो है वो संस्कृत है। तो आपके दिमाग में आ सकता है क्योंकि वो भाषाएं जो अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, इन सबको अपनी भाषा में संरक्षित किए हुए हैं, इसी आधार पर इन शास्त्रीय भाषाओं का गठन किया जाता है। तो भारत सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला असमिया भाषा को आज मतलब कल ही जोड़ दिया। ठीक है, हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं ये आपको कमेंट करके जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उपशाखाएं कितनी हैं? 3, 5 या 8? ये आप सब जानते हैं। उपशाखाएं का मतलब उपवर्ग। हिंदी को 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये 5 उपवर्ग आप याद रखें। कौन उकार बहुला बोली है? उकार बहुला बताइए। उकार का मतलब क्या होता है? यानी कि ऊ की मात्रा की बहुलता हो जाती है। तो प्राकृत, अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी है नहीं, औहट है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश किस तरह की है? यह उकार बहुला बोली है। कौन सी भाषा सर्वप्रथम वियोगात्मक हुई? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश? सबसे पहले कौन सी भाषा वियोगात्मक हुई? ये भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। जब हम संस्कृत से यात्रा करते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो अपभ्रंश को मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है। और इसी से ही जन्म, इसी से ही विकास हुआ है हिंदी। और हिंदी भी क्या है? भाषा। देखिए वो 24 भाषाएं हैं। 24 नहीं, 22 भाषाएं हैं। 24 तो कहीं नहीं है, 22 भाषाएं। ठीक है, तो यहां अपभ्रंश ही आपका राइट आंसर हो। औहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये तो आप सब जानते होंगे। ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर में सर्वप्रथम औहट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी वर्ग में कौन सी बोली आती है? तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, यानी उपयुक्त सभी। राजस्थानी वर्ग में कौन सी बोली आती है? मामा मेवा लेकर जयपुर गए,
मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, यानी कि उपयुक्त सभी। बोली का सही विकास क्रम क्या होगा? बोली का सही विकास क्रम क्या होगा? अब यहां विकास करना है, बोली का सही विकास क्रम। अवधि, ब्रज, खड़ी बोली। अब ये विकास क्रम वही सही जवाब दे पाएंगे जिन्होंने अभी मेरा ग्राफ देखा था। मैंने एक प्रश्न आपको भारत के मैप के हिसाब से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से था। अगर किसी के दिमाग में होगा तो वो जवाब दे देगा। ठीक है, सबसे पहले पूरब में चलेंगे तो अवधि, अवधि के बाद फिर मिडिल में आएंगे यानी सूरसेन राजा के जनपद में, मथुरा में आएंगे ब्रज, और फिर एनसीआर में आएंगे तो खड़ी बोली, यानी ये आपका बी ऑप्शन सही हो। मजेदार प्रश्न था ये। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौसी, सभी आ जाती हैं। ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, ये राइट आंसर। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है? एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों आती हैं। पंक्ति किसकी है? भाषा ब्रज भाषा रुचिर का है, सुमति सब कोय, मिले संस्कृत पारस्योपय अति सुगम जू होय। यह भिखारी दास की पंक्ति है। क्या है? भिखारी दास की पंक्ति है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्ति किसकी है? भाषा बोली न जान है जिनके कुल के दास, भाखा कवि को मंदमति ते कुल केशव दास। ये सब तो जानते ही होंगे। केशव दास की पंक्ति है। केशव दास वहां पर भी है और यहां पर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा सकल सुरबानी, समतुल ताही बखानत सकल कवि जानी, महारस मूल। ब्रजभाषा भाषा सकल सुरबानी समतुल, और ताही बखानत सकल कवि और जानी महारस मूल। ये बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। कुलपति मिश्र रीतिकाल के कवि हैं, कुलपति मिश्र इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजभाषा बरनी कठिन और बहुबुद्धि बुद्धि विशाल, सबको भूषण सत सैया करी बिहारी दास। ये आपको बताना है किसकी पंक्ति है भाषा के विषय में। तो यहां पर सीधे सीधे बिहारी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक ब्रजभाषा की बृहत्त्रयी में कौन आते हैं? आधुनिक ब्रजभाषा के बृहत्त्रयी में कौन आते हैं? तो ब्रजभाषा में भारतेंदु ने भी कविता लिखा है, बाद में खड़ी बोली में लिखना चालू किया। फूलों को गुच्छा पहली खड़ी बोली में कविता थी। सत्यनारायण कविरत्न ये भी आधुनिक काल में ब्रजभाषा में लिखते हैं, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी ब्रजभाषा में लिखा। तो तीनों आ जाएंगे यहां पर राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ढूढ़ानी किस बोली का दूसरा रूप है? ढूढ़ानी, ठीक है, तो जयपुरी जो है राजस्थान की, उसी का एक दूसरा रूप है ढूढ़ानी। नेक्स्ट। अल हिंद नाम की पुस्तक में सर्वप्रथम किसने भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया? अल-बेरूनी, राइट आंसर अल-बेरूनी। अल हिंद नाम की पुस्तक अल-बेरूनी की है, और उसमें भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो अल-बेरूनी ने किया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की व्यंजनांत बोली है, हिंदी की व्यंजनांत बोली है। व्यंजनांत बोली का मतलब है कि व्यंजन इसके अंत में आता है, स्वर से इसका अंत नहीं होता है। तो अवधी और भोजपुरी ये दोनों बोलियां किस प्रकार से हैं? व्यंजनांत बोली। एक इकार बहुला है और एक अकार बहुला है, उदासीन आकार बहुला है। तो एक इकार बहुला है और एक अकार बहुला है, और दोनों बोलियां क्या हैं? व्यंजनांत बोली, यानी व्यंजन इसके अंत में। खड़ी बोली के अन्य नाम क्या है? हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी, उपयुक्त सभी, या कौरवी। देखिए यहां पर कौरवी भी इसका एक नाम है,
सर हिंदी भी है, नागरी भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो 41। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिझवाली किस बोली की उपबोलियां हैं? छत्तीसगढ़ी। सरगुजा आप जानते हैं, सदरी, बैगनी, बिझवाली, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहारी, जुडर, गहोर हिंदी की किस की उपबोलियां हैं? बघेली, ये पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, इसी की उपबोलियां हैं तिरहारी, जुडार, गहोर। हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है? आप जानते हैं कि लागे लागू लौपा लौप, अगर इस तरह का गाना विदेश में कहीं सुनाई दे तो वह देश मॉरिशस ही हो। बिहार में सस्ते दामों पे मजदूर मिल जाया करते थे और अंग्रेज उन्हें अपने देश ले गए कि मजदूरी करवाएंगे। धीरे 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 वो सारे देश स्वतंत्र हो गए और वहां के मजदूरों ने विकास कर लिया और फिर वहां पर उन्होंने राज करना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से मॉरिशस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉरिशस भोजपुरी। कौन अर्थ परिवर्तन की दशाएं हैं? अर्थ परिवर्तन की दशा, अर्थ संकोच, यानी अर्थ का संकुचित हो जाना। जैसे मैंने कई उदाहरण बताए हैं, जैसे कुशाग्र, कुशाग्र का मतलब होता था तीक्ष्ण बुद्धि और उसके आगे का भाग, लेकिन अर्थ संकोचन हो गया, अब इसका मतलब केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, उसके आगे का भाग नहीं होता। अर्थ विस्तार, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलने लगे। अर्थादेश, यहां पर उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर। राजस्थानी कोटा की हड़ौती बोली हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि और आदर्श बोली है, ये पहले बताएं। पश्चिम में जो बोली जाती है मारवाड़ी, प्रतिनिधि बोली है पश्चिम में। पूरब में जयपुरी, मेवाती उत्तर में और मालवी दक्षिणी में। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाती है मारवाड़ी, ये इसका राइट आंसर। 40। बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी की किस बोली वर्ग के अंतर्गत आती है? 46 क्वेश्चन। राजस्थानी के अंतर्गत आती है, सौर सैन्य भ्रंश से जन्म ली है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना, गया, हजारीबाग और मुंगेर में कौन सी बोली बोली जाती है? हिले पटना ना, पटना, गया, हजारीबाग। ठीक है, तो यहां पर मगही का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मगही का क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा मगही। और भोजपुरी भोजपुर का क्षेत्र, अवधि अयोध्या से इलाहाबाद का क्षेत्र, मिथिला का क्षेत्र मैथिली। उत्तरी राजस्थानी किस बोली को कहते हैं? अभी अभी मैंने आप सबको बताया, मेवात को। मालवा दक्षिण में, जयपुरी पूर्वी में, मारवाड़ी पश्चिमी में, तो मेवाती द राइट आंसर। पूर्वी राजस्थानी किस बोली को कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी किस बोली को कहते हैं? अभी अभी मैंने आप सबको जवाब दिया था, आप लोगों ने देखा था, जयपुरी। मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिम में, जयपुरी पूर्वी में, ये उत्तर में और ये दक्षिण में। ठीक है, आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे ईमानदारी से बताइएगा। कितने ऐसे प्रश्न थे 50 में? 50 में कितने ऐसे प्रश्न थे जो आपको नए मिले? 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50? अगर आप किसी भी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो दो तरह के कोर्सेज, एक तो स्वतंत्रता बैच है, स्वतंत्रता बैच, और एक है आपका लक्ष्य फाउंडेशन बैच। तो लक्ष्य जो है वो 2025 की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए है, 2024 तक की वैकेंसीज के लिए स्वतंत्रता बैच है। और दोनों बैचेस में अभी छूट चल रही है, प्रवेश लेने पर आप व्हाट्सएप करके हमारा कोर्स ले सकते हैं, 9628 95 92 37। ठीक है, कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, सभी लोग जरूर आइएगा। रिजवाना जी
कल्पना जी, प्रतिभा जी, सोना शर्मा जी, पुष्पा जी, अनंत कुमार जी, संगीता चौहान जी, सत्या शुक्ला जी, अरुणदीप जी, ऋचा शुक्ला जी, सभी लोग कल फिर से आइएगा। कल्पना जी अति उत्तम क्लास, अधिकतर नए प्रश्न दिनेश विश्वकर्मा जी, शशांक राजपूत जी, उषा यादव जी, बहुत अच्छी क्लास थी। अरुणदीप जी धन्यवाद। यतीश जी बहुत अच्छी क्लास। सुमन जी, मेघा पठारी जी, कल्पना जी, आराधना, वर्षा करदम जी, शिल्पा सिंह जी, अनंत कुमार यादव जी, सोना शर्मा जी, पुष्पा जी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।